उनके क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में पढ़ा था, जो कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो होते हैं, संगठन के द्वारा जो बैरियर होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कशन किया था। इससे पहले कि किसी बैरियर में किसी को कोई प्रॉब्लम, फिजिकल बैरियर या साइकोलॉजिकल बैरियर जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें किसी को कोई दिक्कत, और किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप करिए आप लोग, और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। या कम्युनिकेशन में अभी तक किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? तो इसमें हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स की बात कर लिया था, और इसमें हमने बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ग्रुप वगैरह कोई है, उसमें अगर बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव नहीं होता, और ये लोगों की संख्या जो है वो एक बैरियर के रूप में काम करने लगती है। तो ये पहला पॉइंट था, संगठन के आकार पे कम्युनिकेशन में क्या बैरियर हो सकता है। दूसरा बात यह है कि लोगों के बीच में दूरी, या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उसके लोग कितने दूरी पे है एक दूसरे से, वो भी इम्पेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। तो लोगों के बीच की शारीरिक दूरी जो है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के रूप में काम करती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि नौकरियों और गतिविधियों की विशेषज्ञता। जैसे कि कोई ग्रुप है, हम लोगों का जो ये पोर्शन है वो कॉलेज ग्रुप पे ज्यादा सटीक बैठेगा। कोई ग्रुप है, उसका पर्पज जो है बनाने का है, मान लीजिए कि यूपीएससी की डिस्कशन के लिए, यूपीएससी का डिस्कशन हम लोगों को करना है, लेकिन उसमें जो आधे से ज्यादा मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 मेंबर्स हैं, उसमें से 6 लोग जो है ये जानते ही नहीं कि यूपीएससी क्या होती है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो वो जो गतिविधियां जो है यूपीएससी की, जो विशेषताएं हैं, विशेषज्ञता है, उसकी कमी है। इसलिए जो है ये भी एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ आप लोगों को तो जल्दी से थम्स अप करिए, नहीं तो किसी को दिक्कत है तो माइक अनम्यूट करके जल्दी से बोलिए, जिससे कि हम लोगों का टाइम बचे। ओके। चौथा अगर पॉइंट देखें तो मुस्कान बोल रहे हैं कि सर एक बार और बता दीजिए। तो इस पॉइंट्स का मतलब मुस्कान की कोई अगर यहाँ नौकरी और गतिविधियां दिया हुआ है, तो इसका हम एग्जाम्पल ना लेके कोई हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ग्रुप, जिसका मकसद है यूपीएससी या नेट की तैयारी करने का। मान लीजिए कि यहाँ 13 लोगों का ग्रुप है हमारा, लेकिन इसमें से जो अगर मैक्सिमम 10 या 8 लोग अगर हैं, जिनको इस ग्रुप में क्या होने वाली गतिविधियां है वो भी ना पता हो, या इन गतिविधियों में वो इन्वॉल्व ना हो, तो जो है ये जो है एक प्रकार की बैरियर के रूप में काम करेगा। उन 13 लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो यही मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों को क्या करना है ये भी मालूम होना चाहिए अच्छे से, और उस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियां क्या क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या 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 काम करता है, इसके बारे में भी उससे अच्छे से मालूम होना चाहिए। तब वो उससे रिलेटेड जब कम्युनिकेशन करेंगे आपस में एक दोनों, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ओके, वो क्लियर है मुस्कान? चौथा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इम्पैक्ट फ्रीडम एंड ट्रस्ट। ये भी बात अभी हम लोग ग्रुप के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के डेली लाइफ से आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ग्रुप बनाते समय तो मैक्सिमम लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, 10 से 12 या 15 20 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे।
लेकिन जब बात आती है कि ग्रुप के साथ काम करने की या पढ़ाई करने की जब बात आती है, तो इस वजह से धीरे धीरे लोग कटने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं, सॉरी एक मिनट, धीरे धीरे बोलने लगते हैं कि मुझे इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम जो है खुद से कर लूंगा। क्या ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? हाँ, मुस्कान डीएक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने ये महसूस किया है। तो यही होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होती है, और उसमें या तो वो फ्रीडम नहीं महसूस करते हैं, उनकी बात को कोई ना सुनता हो, या फिर उन्हें उस ग्रुप से ट्रस्ट इशू होता है। तो ये भी जो होता है, अगर फ्रीडम नहीं है तो वो खुल के अपनी बात सबके सामने रख नहीं पाएंगे। अगर ट्रस्ट इशू है तो कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करेगा। तो ये जो है एक बैरियर के रूप में काम करेगा कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन को जो है इफेक्टिव बनाने से रोकेगा। ओके, ये सबको क्लियर है? पांचवा जो पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका एग्जांपल अगर हम लें कि इसका एग्जांपल हम व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, वो भी एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन ही रूल करता है। तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं कि आप लोग कितने सारे कोई कोई लगा देता है। कई बार ऐसा होता है कि एडमिन मैसेज करे, बस ये वाली सेटिंग ऑन कर दी जाती है, जिससे कि जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं अ, उसमें कोई गड़बड़ी ना पहुंचा पाए। तो कई बार तो ये सेटिंग बहुत काम की होती है। ग्रुप के जिस मकसद से बनाया गया उसमें एडमिन जो है सबको सही सही बातें बताता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो अगर कुछ कहना चाहें तो उनको इम्पेक्ट पड़ता है इस रूल्स एंड रेगुलेशन से। ओके, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि रूल एंड रेगुलेशन कैसे इम्पेक्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैरियर के रूप में। सर फिर से एग्जाम्पल तो ओके, तो मैं इसे बता रहा हूँ कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई भी ग्रुप है, इसमें लोग कुछ लोग इन्वॉल्व हैं अगर, और ग्रुप के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं कि ये ग्रुप जो है 8 बजे से पढ़ने बैठेगा, 10 बजे तक पढ़ेगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नियम बना दिया जाए जो सबको फॉलो करना है। तो कई बार ऐसा था कि ये नियम जो है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। कई बार नियम जो इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि कई बार अगर हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो वहाँ हम लोग बोलते हैं कि आपस में कभी अभी कोई लगभग 3 से 4 घंटे तक कोई बात नहीं करेगा, सब लोग अपना अपनी पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में अगर बात करें उस 3 या 4 घंटे के बीच में अगर किसी को कोई डाउट क्लियर करना हो तो दिक्कत हो सकती है, या किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है तो भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन इफेक्टेड हुआ वो एक बैरियर है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बैरिएट हो रहा है। ओके, क्लियर हुआ सबको? अगर क्लियर है तो थम्स अप करिए आप लोग जल्दी से। जी सर। ओके, और स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम लोग एग्जांपल अगर लें तो हम लोग के कॉलेज वॉलेज में जो सोसाइटी जो रन करती हैं, जो सोसाइटी रन करती है हम लोग के कॉलेज में, तो उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और उसके बाद जितने भी नीचे वाले जो टीम मेंबर्स होते हैं, और सबसे लास्ट में वॉलेंटियर्स आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वॉलेंटियर्स उतने फ्रीली रूप से इन लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से उतने फ्री रूप से कम्युनिकेट कर पाएंगे जितना कि कम्युनिकेशन एक वॉलेंटियर दूसरे वॉलेंटियर से करे और एक मेंबर दूसरे मेंबर से करे?
उतना फ्री कम्युनिकेशन ये मेंबर जो है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से कर सकता है? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो आंसर दीजिए। नो सर। नो सर। ओके, तो यही बात जो यहाँ बताई गई है कि पावर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में शक्ति की संरचना क्या है। प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा पावर दे दिया गया कि उससे कोई मिल ना सके। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी सोसाइटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ जो है मेंबर्स को जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मिलने ही नहीं दिया जाता है। ये अपनी बात जो वाइस प्रेसिडेंट से बोलेंगे या बीच में जो मीडिएटर है उनसे बोलेंगे, और ये जो है बात को जो है ट्रांसफर करेंगे। तो इस प्रकार के जो पावर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो कम्युनिकेशन को जो है बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपका? इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कितनी ज्यादा जटिलता है। अभी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जो है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, एक कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, उसके बाद इसके नीचे मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स के नीचे जो वॉलंटियर्स आते हैं वो हो सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 3 4 5 प्रेसिडेंट्स बन के घूम रहे हैं, 6 7 लोग वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो इस टाइप का कभी आप लोगों ने देखा है? नो सर। ऐसा नहीं देखा आपने? अ, नहीं देखा है तो भी मैं बता रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर हमारे आसपास कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे कि दुर्गा पूजा और जितने भी मतलब कि कल्चरल इवेंट होते हैं, कोई इवेंट हो रहा है, आप जब उसके एक बार होल्डिंग्स को देखिएगा ध्यान से, अगर आप लोग कभी उस पर गौर किया हो तो आप देखेंगे कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, कोषाध्यक्ष, इसके बाद मंत्री, महामंत्री, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सबको कोई ना कोई एक पोस्ट चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है इतनी बढ़ा देते हैं वहां लोग कि अच्छे से कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं पाता है। अगर कोई इससे अगर 30 लोग हैं तो 30 लोगों को कोई ना कोई पोस्ट मिला हुआ है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, ऐसे करके उप मंत्री, उप कोषाध्यक्ष, ऐसे करके पोस्ट अगर दिए गए हैं, अगर उसमें कोई मेंबर बचा ही नहीं है तो ये बाद में दिक्कत आती है कि कोई इससे कम्युनिकेट करने जाए तो बोलेगा कि तुम हमसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का महामंत्री हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ऐसा मैंने देखा है कई बार। मेरे गांव में अगर कोई इवेंट होता है तो जैसे कि मेरे घर के अगल बगल लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा जब दीपावली के समय होती है तो इस टाइप के झगड़े देखने को मिलते हैं। तो वहाँ जो है एक प्रकार की एक बैरियर के रूप में काम करता है, लोग आपस में एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, सबको क्लियर हुआ? सर ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, क्लास में कई बार 2 मॉनिटर बना देते हैं जब क्लास बहुत बड़ी होती है, या कोई वहाँ स्कूल में भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे भी तो बहुत सारे 1 2 3 4 लोगों को बना हम देते वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही कि इतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्लेक्स कर देना कि लोगों को समझ में आए कि किससे बात करनी है। अगर कोई मेंबर अपनी सवाल किसी से हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करने जाए तो वो भेज देगा इसके पास, वो भेज देगा इसके पास, वो भेज देगा इसके पास, ऐसा हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ सबको? सर बैंक में भी तो होता है ना, एक काउंटर में जाने से वो काउंटर से करके आओ ऐसे बोलते हैं जो। वो भी हो सकता है लेकिन वहाँ ये नहीं है। वहाँ ये क्या बोलते हैं, जैसे बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ जो बैरियर जो काम करता है वो उसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर में देख सकते हैं कि स्टेरियोटाइप में भी आ सकता है साइकोलॉजिकल बैरियर में, कि उनको ये उनके दिमाग में बैठ जाता है कि
इस व्यक्ति को इधर उधर दौड़ाना ही है और इसका काम नहीं करना है। तो वहां भी आप बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन वहां जो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक बैंक मैनेजर होता है और उसके नीचे सभी लोग काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन वहां जो बैरियर है, हाँ हाँ मुस्कान आप सही बोल रहे हैं कि वो उनका पर्सनल हो जाता है। एक डिसिप्लिन को वो लोग फॉलो करते हैं कि ये काम जो है यहाँ होगा और ये काम यहाँ होगा, वो बैरियर नहीं है। ओके, अगला जो है 8वां जो पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अपर्याप्त सुविधाएं और अवसर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी मेंबर है जिसे बोलने के लिए अवसर ही नहीं प्रदान किया जा रहा है, या उसे कम्युनिकेट करने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है, तो वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, ये भी दिक्कत है। तो ये पॉइंट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ ये 8वां पॉइंट? नहीं सर। ओके, 8वां पॉइंट को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो हम लोग के वगैरह में कोई इवेंट होता है, तो ये करने वाले लोगों को सुनाई जाती है कि कौन कौन इस इवेंट में परफॉर्म कर रहा है। स्पीच वगैरह अगर कोई किसी को देना है, तो कई बार क्या होता है कि इवेंट जो है लेट स्टार्ट होता है और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्पीच जो है दे नहीं पाते हैं लोगों को, तो ये उनके अवसर की कमी हो गई, उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया। कई बार हम लोग ऐसा खुद सोचते हैं कि अगर हमें बोलने का मौका दिया जाता है तो मैं इससे अच्छा बोलता है। कई बार अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपको अवसर ही नहीं दिया जा रहा है, आप कुछ बोलने की कोशिश करें तो वहां कोई आपसे बोल देता है कि जब वो बता रहे थे तुम्हें क्या जरूरत है बोलने की। इस टाइप की अगर जो बात की जाती है तो वो अवसर की कमी हो गई। और असुविधा के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि हम 13 लोगों का ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ सुविधा जो है वो नेट है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सुविधाएं जब हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो आंसर दीजिए, या थम्स अप करिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे सुविधा अगर किसी को नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कई बार। ओके, सबको क्लियर है? सर थोड़ा और एक बार बता दीजिए इसे। ओके, ये अवसर आपको समझ में आया, अपॉर्चुनिटी? इसमें दिक्कत हो रही है कि जो इनिशियल सुविधाएं चाहिए अगर वो किसी को नहीं मिले तो कम्युनिकेट कैसे कर पाता है। इसके लिए मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम लोगों का जो ये फर्स्ट पेपर के लिए जो ग्रुप बनाए हुए हैं हम लोग, इसमें 14 लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग? गूगल मीट के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, इसके लिए जो है क्या बोलते हैं कि अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता है। तो ये क्या एक प्रकार की सुविधाएं ही तो है जो हमारे घर वाले हमें कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। अगर ये सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिले तो क्या हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नो सर। तो यही बात यहाँ है कि अगर किसी को अपर्याप्त सुविधाएं दी जाए और अवसर न दिया जाए तो वो जो है एक बैरियर के रूप में कार्य कर सकता है। ओके, इसके बाद अगला जो है कि वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच में सहयोग का अभाव। ये जो हम लोग देखते हैं कि कॉलेज में अपने ले सकते हैं कि जो प्रोफेसर होते हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर को उतने ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं, और जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को उतने ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स को कोऑपरेट नहीं करते, और पीएचडी स्कॉलर्स जो होते हैं
वो स्टूडेंट्स को कोऑपरेट नहीं करते हैं। ऐसे लोग से होता है। अगर ऐसे आप लोगों ने कभी महसूस किया तो थम्स अप करिए जल्दी से। तो ये रहा 9वां पॉइंट कि वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच में सहयोग का जब अभाव रहेगा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ओके, ऑल क्लियर? ये 9 पॉइंट सबको क्लियर है? अगला जो हम लोग का कम्युनिकेशन है, लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेंटिक बैरियर, इसका मतलब समझ सकते हैं कि अर्थ संबंधित बाधाएं जो होती हैं, जैसे कि इसमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हुए हैं और वो उड़िया बोल सकते हैं। अगर वो हमसे उड़िया में बात करने लगे तो हमें वो कुछ नहीं समझ में आएगा, वो क्या कहना चाहते हैं, उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। तो एक प्रकार का सिमेंटिक बैरियर हुआ। ओके, और उच्च संदर्भ निम्न संदर्भ संस्कृति का मतलब, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाई क्लास और लो क्लास जो हम लोगों के कॉलेज वगैरह में चलते हैं, एलिट वर्ग और क्या बोलते हैं सबाल्टर्न्स, इस टाइप की जो विचारधाराएं क्लास में चलती हैं, तो उन लोगों के बीच में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये रहा हाई कल्चर, हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। ओके, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, इसका मतलब कि दो अलग अलग। सर एक बार दोबारा सेकंड बताइए। हाँ मुस्कान, सिमेंटिक बैरियर को जो है वो हम लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज बैरियर। दूसरा जो, अगर मैं फिर से बात करूं कि हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी क्लास में पढ़ने वाला है जो एकदम, जिसे एकदम वीआईपी ट्रीट दिया जा रहा है प्रोफेसर्स के द्वारा, और जो क्लास को ऑर्गेनाइज कराने वाले लोग होते हैं एकदम वीआईपी ट्रीट देते हैं, और आप जो है वहाँ सबसे लो लेवल वाले स्टूडेंटों में गिने जाते हैं। मतलब कि कोई ट्रीट नहीं, कि कहाँ क्लास में कोई पहचान नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि वहां जाके इससे जो है डायरेक्ट अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उतना कंफर्टेबल कि आप थोड़ा भी कंफर्टेबल अपने को महसूस नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार का हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर की बात हो गई। ओके, जैसे कि अगर हम लोग हिस्ट्री में अगर बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था जो थी हम लोगों के वेदाज में, उसमें अगर बात करें तो जो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वर्ग थे, उन लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो शूद्र वाले जो वर्ग थे, ये लोग नहीं कर सकते थे। ये आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये भी एक प्रकार का इसी बैरियर का हिस्सा है। ओके, क्लियर हुआ सबको? और अगला जो इसमें है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, गीतांजलि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ समझ सकते हैं, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग हिस्ट्री से ले सकते हैं कि जैसे कि जो वेस्टर्न सोसाइटी के लोग आए थे भारत में, पश्चिमी सभ्यता वाले लोग, वो इंडियन सभ्यता के लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। यहाँ कई प्रकार के बैरियर्स आ सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर, जो हम लोग क्या बोलते हैं रिचुअल जो परफॉर्म करते हैं उस प्रकार की जो बैरियर्स होते हैं, वो दोनों की अलग अलग होगी, दोनों का खान पान अलग अलग होगा, रहन सहन पहनावा अलग होगा। तो एक प्रकार के क्रॉस कल्चरल जब कम्युनिकेशन होता है तो ये सारे बैरियर्स आते हैं। ओके, सबको क्लियर हुआ ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर क्या होते हैं? किसी को दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिए। या बोलिए। वाले कास्ट जी बताइए ना भाई। सर वॉइस में
आवाज जो प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत हमें जो है मैसेज करेंगे, इसमें इसे भी मैसेज करेंगे, क्योंकि नेटवर्क का इशू जो है थोड़ा सा है। और मास कल्चरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें, तो कोई इंग्लैंड का व्यक्ति अगर कम्युनिकेट करता है किसी इंडिया के व्यक्ति से, तो वो भी एक कल्चरल कम्युनिकेशन हो गया। हम किसी ट्राइब्स के साथ जाएं और कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो वो भी एक प्रकार का कल्चरल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कि कई बार हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि वो अलग अलग जाते हैं, उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो होता नहीं है। हम लोग को समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। तो एक प्रकार का क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, सबको समझ में आया? सर ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि ये सीमेटिक बैरियर क्रॉस कल्चरल थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रह रहा है। सीमेंटिक बैरियर जो है क्या है कि दो सेम कल्चर वाले लोगों के बीच में भी हो सकता है। ओके, जैसे कि मैं अपने पापा से अगर इंग्लिश में बात करने लगूं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर अलग है, लेकिन यहाँ जो है सीमेंटिक बैरियर बोला जाएगा। लेकिन एक क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर में एक सीमेंटिक बैरियर छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन सीमेंटिक बैरियर जो है वो अलग हम लोग देखेंगे। ओके, सबको क्लियर हुआ? आगे पैराफ्रेजिंग के बारे में कल बात कर ली गई थी। अगर आप में से किसी को याद है तो जल्दी से इसका हमें आंसर दे दे कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है। मनोरमा, आप बताइए। मनोरमा, आप जल्दी से बताइए कि पैराफ्रेजिंग क्या होती है। सर एक बार हिंट दीजिए, मुझे ढंग से याद नहीं है। कल ये किसी ने एग्जाम्पल दिया था इसका कि सेल्फ नोट। हाँ, टीचर की बात को खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं। आप किसी को, आप हमें पढ़ा रहे हैं तो बहुत क्लास में, तो हम अपनी लैंग्वेज में जब लिखते हैं किस उस चीज को हम अपने तरीके से लिखते हैं या अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। बहुत अच्छे, इसे पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। मतलब कि किसी भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होके उस कम्युनिकेशन को खत्म होने के बाद, मतलब कि कम्युनिकेशन एंड होने के बाद, उस कम्युनिकेशन की जो भी बातें हैं उसको हम अपने ओन लैंग्वेज में समझने और लिखने की जब कोशिश करते हैं, तो वो एक पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद या कम्युनिकेशन के दौरान ही बोल सकते हैं। ओके, आगे जो है कि देखेंगे हम लोग, छोटा सा एक बात है कि प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइन। अगर कोई कोई मैसेज डिजाइन कर रहा है, तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल को उसे फॉलो करना चाहिए। हालांकि ये हम लोगों ने 7C के थ्रू देख सकते हैं कि ये भी 7C का एक हिस्सा है। बोल सकते हैं जो हम लोगों ने कल ये देखा था कि 7C इज कम्युनिकेशन: क्लियरिटी, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्टनेस, कोहेरेंट, कंप्लीट और कोर्टियस जो है। इसी तरीके से ये भी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइनिंग, कि कोई अगर कोई मैसेज डिजाइन कर रहा है तो वो क्लियर मैसेज उसे डिजाइन करना चाहिए और इसे स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, किसी एक विशेष संदर्भ में एक विशेष मैसेज को डिजाइन करना चाहिए। ओके, सबको क्लियर है? अगर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से आप लोग थम्स अप करते चलिए। और रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव से, ओके, अगर आप किसी मैसेज को अगर डिजाइन कर रहे हैं, किसी के लिए किसी से कुछ बोलना आप सोच रही हैं, तो पहली बात कि उसे एकदम क्लियर रखेंगे, और दूसरी बात कि किस उद्देश्य से उसे बोलना है, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के आप मैसेज को डिजाइन करेंगे। जैसे कि अगर किसी को किसी इवेंट में इनवाइट करना है, तो इस उद्देश्य को आप अपने ध्यान में रख के इस प्रकार के मैसेज को इनकोड करेंगे। ओके, अगला जो है कि रिलेवेंट
टू द ऑब्जेक्टिव, का जो उद्देश्य है उससे रिलेटेड और रिलेवेंट मैसेज को इनकोड करेंगे आप, डिजाइन करेंगे। ये दूसरा है। प्रॉपरली सीक्वेंस, मतलब कि एक वाक्य के बाद एक सेंटेंस बोलने के बाद दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, तीसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, चौथा सेंटेंस क्या होना चाहिए। इस प्रकार से मैसेज पूरी तरीके से एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम खाना खा लो, और उसके बाद बोलूंगा कि फिर खाना पका लेना, तो ये एक प्रकार का जो है, हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस जो ऊपर होना चाहिए था, ये वाला सेंटेंस नीचे होना चाहिए था। तो इस तरीके से मैसेज जो है प्रॉपरली सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके, सबको समझ में आया है? तीसरा जो है कि यूज ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल टू लर्नर्स, लिसनर्स जो है उसे समझ में आए, इस प्रकार के लैंग्वेज का यूज हमें करना चाहिए मैसेज को इनकोड करते समय। लिसनर्स हो सकते हैं, यहाँ लर्नर्स आ गया है, तो इसे हम लोग शिक्षार्थी और लिसनर्स दोनों एक जैसे समझेंगे। जिसे बात को सुनना है वो उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए, उस लैंग्वेज में मैसेज को इनकोड करने का कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद यूज ऑफ एप्रोप्रिएट सिंबल्स। सिंबल्स का यूज अगर हम लोग चैटिंग से किसी से बात कर रहे हैं तो इसका यूज क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं। इमोजीज वगैरह जो होते हैं, तो इसका यूज हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो इसका जो सटीक यूज है वो हमें अपने मैसेज डिजाइन करते समय करना चाहिए, जिससे कि हमारे मूड और हम अब हमारे भाव के बारे में सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ में आए। ओके, सबको समझ में आया? दूसरे जो है कि इंक्लूड रिलेवेंट एक्सरसाइज। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि हमें मैसेज क्या डिजाइन करना है, इसके इसे लेके हमें पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार उठे और मैसेज को जो है अच्छे से एक ही बार में पूरा सटीक मैसेज जो है इनकोड कर देंगे। हमें इसके लिए एक एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है, और उस मैसेज से रिलेटेड हम 2-3 बार उस मैसेज को इनकोड करें, तब हमें जाके अच्छे से एक सटीक मैसेज मिल सकता है, जो उसे अगर किसी को सेंड करेंगे तो उसका मतलब जो है अच्छे से समझ पाएगा। ओके, दूसरा कि अगर आवश्यकता पड़े तो एग्जांपल्स और एग्जांपल्स का यूज जो है आवश्यकता पड़ने पे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैक्सिमम टाइम पे बात करते हैं कि जैसे कि अभी मैं बाजार जा रहा था और वहां ऐसे मेरे साथ ये हो गया। तो इस प्रकार से अगर आवश्यकता पड़े तो हमें एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स का यूज जो है हम लोग अपनी मैसेज को इनकोड करते समय कर सकते हैं। नॉन एग्जांपल्स का मीन कि जहां आवश्यकता नहीं हो एग्जांपल ना दिया जाए। अगर आप किसी से सीरियस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां आपको उदाहरण की जरूरत ही नहीं है, आप एकदम उदाहरण को उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो वो जो है एक प्रकार का डिटेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर के रूप में काम कर सकता है। तो एक नॉन एग्जांपल हुआ। ओके, सबको सर क्लियर हुआ? हम ये बोल सकते हैं कि मतलब कि हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई एक जगह में है और हमें हमें पूछा भी नहीं जा रहा है, हम अपने हिसाब से बताए कुछ चीज, जितना बोलना चाहिए हाँ उतना ही बोले। हाँ हाँ, वो जो हम लोगों ने बोला था कंसाइजनेस होनी चाहिए हमारी बातों में, तो वो आपको वो बता रही है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम इसमें फालतू बात ऐड ना करें। तो अगर हम इसमें अपना एग्जांपल उदाहरण जोड़े जा रहे हैं तो मैसेज जो है कंसाइज नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे एक्सप्लेन होते चला जाए, एक दूसरे से रिलेटेड। ओके, ये सबको क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल होती है। सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए दोबारा। तो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट और सेकंड पॉइंट, रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स। इसका ये मतलब है कि आप
उसको किस उद्देश्य से मैसेज देना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप जब मैसेज को इनकोड करेंगे तो जो मैसेज आप इनकोड करेंगे वो इससे रिलेटेड होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि आप किसी को किसी फंक्शन में इनवाइट अगर कर रही हैं तो आपका जो इनविटेशन लेटर होगा उसमें जो भी वर्ड यूज किए जाएंगे वो इनविटेशन से रिलेटेड होंगे और रिलेवेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनविटेशन दे रही हैं और उसे किसी और प्रकार का मैसेज इनकोड करनी है उसके लिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के, जैसे कि कोई शोक सभा के लिए मैसेज इनकोड करे और कोई एक शादी के लिए मैसेज इनकोड करे, दोनों एक प्रकार का इनविटेशन ही है, लेकिन दोनों में मैसेज क्या है, अलग अलग होगा। तो ये एक प्रकार का रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स हो गया। चौथा पॉइंट है कि यूज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज ऑफ टू लिसनर्स, मतलब कि मैसेज को जो डिकोड करने वाला है उसके लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए कि ये इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज में जो है मैसेज को इनकोड करना चाहिए। अगर उसे इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसके लिए इंग्लिश का यूज ना करें। अगर हिंदी नहीं आ रहा है उसे तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि उसके लिए हम हिंदी ना बोलें। ओके, आप सबको क्लियर हुआ? आगे हम लोगों ने कल चेन ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कर लिया था। आप लोगों को इसका सर्कुलर नेटवर्क का जो एक एग्जांपल सर्च करना था, तो किसी ने इसको देखा कि सर्कुलर नेटवर्क कहाँ फॉलो हो सकता है? किसी ने ये देखा? ओके, आप लोग आज सर्च करिएगा। आगे हम लोग बात कर रहे थे मास मीडिया पे, एक पॉइंट हमारा ये इसमें छूटा हुआ था। तो मास मीडिया से आप लोग क्या समझते हैं? जल्दी से कोई इसका आंसर दे। सर मास मीडिया जैसे मोबाइल टेलीफोन जिससे भी हम बात किसी डिवाइस के थ्रू एक दूसरे से मतलब एक दूसरे तक पहुंचाते हो, एक से दूसरे तक। ठीक है, कोई और? गीतांजलि आप बताइए, मास मीडिया से आप क्या समझती हैं? आप लोगों ने एक कोर्स के बारे में सुना होगा, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है मास मीडिया। और इसके बारे में अगर कोई बताना चाहे कि मास मीडिया से वो क्या समझता है तो बता सकता है। महिमा आप बताइए, अगर आप बता सकती है तो। सर लाइक हमारा न्यूज़पेपर हुआ, टेलीविजन एंड ऑल, जैसे उसमें होता है कि कोई न्यूज को ना बहुत लार्ज स्केल पे लोगों के पास पहुंचाना है, तो ये बोल सकते हैं मास मीडिया। और इसमें बहुत सारे लाइक रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया एंड ऑल एज वर्क करता है एज अ पर्पस ऑफ मास मीडिया। अगर इसका मतलब हम लोग समझे, मास जो शब्द इसमें इंक्लूड है उसका मतलब समझे तो इसमें होता है कि जो नंबर्स ऑफ पीपुल जो है, एक लार्ज नंबर में अगर कोई चीज अगर इफेक्टेड होती है तो उसे मास बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मास मोबिलाइजेशन, जब ये टर्म आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब एक लार्ज नंबर में पीपल जो है एक यहाँ से दूसरे जगह पे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उससे हम लोग मास मोबिलाइजेशन बोलते हैं। ये टर्म जो है कोविड पीरियड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। तो यहाँ मास मीडिया का मतलब यह है कि कोई ऐसा मीडिया चैनल जिससे कि एक लार्ज नंबर में पीपल जो है इफेक्टेड होते हो या यूज करते हो, तो इसे हम लोग मास मीडिया के थ्रू समझ सकते हैं। मास मीडिया जो है 4 प्रकार की होती है। जैसे कि पहली अगर जो हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मास मीडिया, जो एंशिएंट काल से चले हुए आ रही है, वो एक ट्रेडिशनल मीडिया हो गई। दूसरा जो है वो प्रिंट मीडिया हम लोग जानेंगे। प्रिंट मीडिया में जो बुक पब्लिकेशन जो होता है, न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है,
आर्टिकल्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं, पम्पलेट्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं, ये एक प्रकार के प्रिंट मीडिया में आएंगे। ओके। तीसरा अगर हम लोग देखें तो हाँ, अब आप सही बता रही है, महात्मा गांधी मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करते थे। और जो एक हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ट्रेडिशनल हाँ बताते हैं अभी हम लोग टाइप देख रहे हैं। तो इसमें जो है तीसरा अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो मीडिया के काम में आता हो और उससे जो है एक लार्ज नंबर में पीपल जो है इफेक्टेड होते हैं। ओके। तो इसमें हमारा आ सकता है टेलीविजन, रेडियो और अदर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स जिससे कि लोग इम्पेक्टेड होते हैं। ओके। चौथा जो इस समय वर्तमान में चल रहा है वो न्यू मीडिया। न्यू मीडिया एक नया टर्म इसमें ऐड हुआ है, जिसमें ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब भी जो है मास मीडिया के हिस्सा माना जा रहा है। ओके। तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में आप लोग जब बात कर रहे थे, तो ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में हम लोगों ने ये शब्द सुना होगा, लोक कथा, लोक गीत, लोक नृत्य। तो ये एक प्रकार का जो है ट्रेडिशनल मीडिया है। अगर इसके बारे में अगर बात करें कि जैसे कि हमारे जो दादी दादी जो थी, वो हम लोग को जब कहानियां वगैरह सुनाती थी, तो एक प्रकार का ट्रेडिशनल मीडिया है। वही कहानी जो है, जो दादी हमारी हमको कहानी सुनाती होंगी, वही कहानी जो है लगभग हमारे रीजन में जितने भी बच्चे होंगे सबकी दादियां वही सुनाती होंगी, क्योंकि वही कहानी जो है एक जो हम लोगों ने हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो वहां जो है वो इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करके एक प्रकार के मास मीडिया में इन्वॉल्व हो जाता है। ओके। समझ में आया सबको ट्रेडिशनल मीडिया में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि फोक डांस जो होते हैं, फोक म्यूजिक जो होते हैं, ये सारे जो है ट्रेडिशनल मीडिया में आते हैं। और प्रिंट मीडिया मैंने बताया आप लोगों को कि प्रिंट मीडिया में जो बुक पब्लिकेशन होता है वो, और न्यूज़पेपर जो होते हैं वो, जितने मतलब कि प्रिंटिंग वाले आइटम है जिससे कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है इफेक्टेड होते हो, वो मास मीडिया के अंदर में प्रिंट मीडिया के तहत आएगा। ओके। इसके बाद किसी को इन चारों में किसी पॉइंट में दिक्कत? ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया में? सर न्यू मीडिया। न्यू मीडिया का यूज मतलब जनरली हम लोग ये जानेंगे कि जिसका यूज 2000 के बाद में शुरू हुआ है। इसमें व्हाट्सएप भी हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हो सकते हैं, और टेलीग्राम्स ग्रुप, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, पॉडकास्ट जो होते हैं वो, और वेबसाइट वगैरह पे जो स्टोरी टेलिंग वगैरह होती है वो, मतलब कि जितने भी एआई से रिलेटेड थिंग्स हैं वो न्यू मीडिया के अंदर में आएंगे। ओके। जी सर। और एक जो है मास मीडिया का जो निगेटिव इम्पैक्ट में एक चीज आप लोग अक्सर जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा एजेंडा सेटिंग। इसमें कोई बता सकता है कि निगेटिव इम्पैक्ट में मास मीडिया के अंदर में एजेंडा सेटिंग क्या होती है? इसका यूज जो है इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि जितने भी न्यूज चैनल हैं वो इसका यूज करते हैं।
अगर आप लोगों में से किसी ने ध्यान दिया हो एजेंडा सेटिंग क्या हो सकती है तो बताइए प्लीज। उसमें जैसे एक टॉपिक डिसाइड होता है और उस पे काफी ब्रूटल डिबेट्स होने लगे हैं आजकल। हाँ मुस्कान, गलत इंफॉर्मेशन से स्प्रेड करना। ओके, पॉलिटिकल न्यूज बेस्ड रिलीजियस आई थिंक। हाँ, एजेंडा सेटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी के इमेज को खराब करना हो। ऐसा हम लोग देखते हैं कि कई बार इस इमेज खराब करने के लिए मास मीडिया का यूज किया जाने लगा है। किसी के बारे में अगर कोई भी छोटी सी जानकारी अगर गलत अपलोड हो गई इंटरनेट्स वगैरह पे, तो लोग उसे एकदम वायरल करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो एक प्रकार का एजेंडा सेटिंग है। मतलब कि एक पर्टिकुलर आदमी को या पर्टिकुलर थिंकिंग को लेके गलत इंफॉर्मेशन जो है लोगों के बीच में स्प्रेड करना, ये एजेंडा सेटिंग है। इसका जब आप लोग, हाँ बताइए सुरभि। तो जो अफवाह फैलाते हैं। हाँ हो सकता है, इनका एजेंडा भी है। जैसा कि अभी हाल ही में जो आप लोगों ने देखा हुआ मणिपुर की जो दंगा जो हुआ था, इससे बचने के लिए, हालांकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी भारत के लिए, और इस समय जितने भी न्यूज चैनल वाले जो थे वो सीमा हैदर और सचिन के लव स्टोरी को एकदम पब्लिश किए जा रहे थे। तो एक प्रकार का एजेंडा सेटिंग ये भी है, लोगों को गुमराह करना कि लोगों को जो है वास्तविकता से दूर रखा जा सके। सर इसमें ये भी हो भी सकता अगर है ना किसी, हाँ हाँ बताइए। सर इसमें ये भी हो सकता है जैसे कि हमें कोई वर्क करना है, उसके पहले हम मीटिंग रखेंगे और उसको कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज करना है, सर इसमें भी एजेंडा वो ले सकते हैं। हाँ हाँ, वो एजेंडा सेटिंग आप जो बोल रही है वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोल रही है, लेकिन मैं मास मीडिया के थ्रू में एजेंडा सेटिंग एक निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि निगेटिव इम्पैक्ट जो है प्रीवियस ईयर में कि एजेंडा सेटिंग मास मीडिया में कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में बात कर रहा था। तो सबको ये क्लियर हुआ। तो यहाँ जो है फाइनली जो है हम लोगों का कम्युनिकेशन आज समाप्त हुआ। अब आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा। पहले 114 नंबर को सॉल्व करिए आप लोग। तो अभी लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि जो है नेट के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है। सभी लोग कमेंट करिए आंसर को कि कौन सा आंसर आप लोगों को सही लग रहा है। रिलीजन के बारे में तो अभी हम लोगों ने बात किया कि पीपुल हैव देयर ओन वैल्यूज एंड सेल्फ इंटरेस्ट दैट अल्टर, अल्टर मतलब रोकना होता है, कम्युनिकेट मैसेज। ये जो है लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने से रोकता है। तो ओरिजिन जो है हम लोगों को सही दिखाई दे रहा है। और असर्टेन के बारे में अगर बात की जाए कि नो इन कल्चरल कल्चरेशन टेक्स प्लेस विद रेजिस्टेंस, तो ये जो है देख रहे हैं कि यहाँ नो जो है वो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये हमेशा जो है गलत होने का चांस होता है। और यहाँ देखिएगा कि इनकल्चरेशन के बारे में जो बात कर रहा है कि दो कल्चर आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये जो है निगेटिव, एकदम एक्सट्रीम निगेटिव है, तो ये हमेशा गलत होने का चांस है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही था।
इससे सबको समझ में आया है? नहीं सर। दूसरा रीजन सबको क्लियर है? रीजन सबको क्लियर है कि पीपुल हैव देयर ओन वैल्यूज एंड सेल्फ इंटरेस्ट दैट अल्टर कम्युनिकेट मैसेज। ये सबको क्लियर है? और ये जो है रीजन और स्टेंट सॉल्व करने का एक तरीका हमको बता रहे हैं कि जहां नो ओनली और इस तरीके के स्ट्रीम वर्ड यूज होते हैं, स्ट्रीम नेगेटिव वर्ड्स यूज अगर हो रहे हैं, तो वो जो है स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, गलत होने का चांस होता है। तो हम लोग देखेंगे कि नो इनकल्चरेशन, इनकल्चरेशन एक टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग जब सर्च करिएगा गूगल पे तो इसका मतलब आप लोग पाएंगे वहां कि किसी भी कल्चर को एडॉप्ट करना, किसी भी कल्चर को एडॉप्ट करना। जैसे कि आप अपनी कल्चर के चीजों को अगर सीख रही हैं कि जैसे आपकी मम्मी ये पूजा करती है, ये पूजा करती है, ये जो आप कल्चर एडॉप्ट कर रही है उसे इनकल्चरेशन बोलते हैं। और इसके बाद बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ हम लोग देखेंगे कि शायद रुकावट ही होता है, अगर मैं सही हूं तो। एक बार मैं सर्च करता हूँ या ट्रांसलेट करता हूँ इसे। सर वॉइस नहीं है। ओके, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अब आवाज जा रही है क्या? जी सर। ओके, हम लोग देखेंगे कि ये जो इनकल्चरेशन का मतलब क्या होता है, इससे यही सीखने का हम लोगों को। और टेक प्लेस विथ रेजिस्टेंस मतलब कि किसी भी इसका अगर हिंदी हम लोग देखें तो किसी भी रुकावट के साथ इनकल्चरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये हमेशा गलत होने का चांस होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन जो है डी को बताया था। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन 15 जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसे आप लोग जल्दी से देखिए और इसका मतलब बताइए। सभी लोग कृपया आंसर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। मुस्कान बता रही है ए। ओके, कथन का और रीजन का कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन दिख रहा है मुस्कान? सॉल्व करते समय ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ये दोनों तो करेक्ट हो सकते हैं लेकिन ये भी देना है कि दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन है। सर ये तो अलग अलग लग रहा है। ये एसेटन वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज हो सकता है ना सर? हाँ हाँ, वो लैंग्वेज जो है कल्चर का पार्ट होता है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है। जी तो सेटेन के बारे में अगर बात किया जाए तो पहली बात कि इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड यूज नहीं है। तो इस दशा में जो है असर्टेन जो है हमेशा सही होने के चांस होते हैं। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी दोनों में से किसी में अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो सही होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सही हो जाएगा, लेकिन मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि सही होने का चांस जो है बढ़ जाता है। और इस तरीके से कि रीजन को तो हम लोग को देखा कि ये बिल्कुल सही है और बचा ये असर्टेन। तो इसमें देखेंगे कि द आर्ट हैव ग्रोन आउट ऑफ द फंडामेंटल डिजायर्स टू नीड टू कम्युनिकेट। मतलब कि किसी को अपने डिजायर अवस्था में या फिर क्या बोलते हैं कि
कम्युनिकेशन अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपने मनपसंद अनुसार अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसे कुछ न कुछ आर्ट, जो फंडामेंटल आर्ट है कम्युनिकेशन करने के, उसे अपने अंदर ग्रो अप करना होगा। तो ये बात जो है बिल्कुल हम लोगों को सही दिखाई दे रही है। तो अब इसका मतलब सबको समझ में आया? द आर्ट हैव ग्रोन आउट ऑफ द फंडामेंटल डिजायर्स एंड नीड टू कम्युनिकेट। क्लियर है सबको? नहीं सर, मतलब मैं ये समझी कि बात की चतुरता, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बात आनी जैसे चाहिए। कि अगर आप किसी से अपने मनपसंद कम्युनिकेशन को करना चाहती हैं या अपनी आवश्यकता के अनुसार कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, तो आपको जो है कम्युनिकेट करने के लिए जो उसके फंडामेंटल आर्ट है कि कम्युनिकेशन के आर्ट को कैसे परफॉर्म करना है, वो अपने अंदर ग्रो अप करना पड़ेगा, अपने को अंदर वो लाना होगा। तो इसलिए जो है ए भी सही था, आर भी सही था, लेकिन कहीं भी एक दूसरे में कोई भी कॉमन थिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबको क्लियर हुआ ये? आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का मारिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए। तुक्का मारने से ही आपका जो है नेट का पेपर जो है मैक्सिमम सॉल्व होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर में आप इतना पढ़ के जा रहे हैं, उसमें से 10% भी आपका नहीं आएगा। तो उस अवस्था में क्या करेंगे? 90 क्वेश्चन जो है आप छोड़ के आएंगे। तुक्का सबको मारना है, और कहीं भी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है तो आपको आए या ना आए, बस हल्का सा इसका समझने की कोशिश करिए और तुरंत आंसर करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी ए बी सी डी कुछ भी बोलिए, और इसी तरीके से आप तुक्का मारना सीख सकते हैं कि कैसे तुक्का जो है आपका सही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर जो है उसका सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, बहुत अच्छा, जिन्होंने भी आंसर किया है। बाकी लोग 4 लोगों ने ही अभी तक आंसर किया है। बाकी लोग को क्या दिक्कत हुई? पहली बात इसमें ये बोला जा रहा है कि डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट नेसेसरली द फर्स्ट स्टेप इन द क्लासरूम। तो यहाँ देख सकते हैं कि नॉट अगर दिया हुआ है तो उस अवस्था में जो है अ, ये गलत होने के चांस होते हैं मैक्सिमम टाइम में। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी डिस्कशन से पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को जो है सेट नहीं किया जाना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से रिलेटेड होता है कि उस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाला है। ओके, तो इस हिसाब से पहला जो है गलत है। दूसरा जो है कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही था। इसके बाद 117 नंबर हम लोग देखेंगे कि फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज। 117। जी दिख रहा है। ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। दिख रहा है। जल्दी से इसको पढ़िए आप लोग और जल्दी से आंसर करिए। सुरभि ये बता रही हैं। ओके, हम लोग चेक करेंगे।
ये बता रही है, निकिता ये बता रही है, प्रभा ये बता रही है। जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है, आप लोग को जान के बेहद हैरानी होगी कि इसका आंसर जो है 20 सही है। अब आप लोग ये देखिए कि क्यों 20 सही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टर्म्स हम लोग एक दूसरे प्रथम ओरिजिन में देख लेते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देंगे कि पहला जो है दिया हुआ कि फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्शन का मतलब कि यूज आप क्या बोलते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर ओएसपी, प्रोजेक्टेड करें हम किसी चीज को तो इफेक्टिव बनाता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यूजिंग ऑफ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट। मतलब कि एक बार में जो है कोर्स के बहुत बड़े हिस्से को कवरेज किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं पीपीटी बना के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं 3 घंटे के क्लास को जो है आपको 1 घंटे में समझाने में सक्षम हो पाऊंगा। तो ये जो आ रहे रीजन जो है क्या कहीं से इसे ऐसे सम एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहाँ दूसरी बात बोली जा रही है, यहाँ हम लोग देखें ध्यान से तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बात है। दूसरी वाली बात जो है और पहली वाली बात जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो अब लोगों को आप लोगों को समझ में आया कि क्यों इसका बी आंसर सही है। सबको क्लियर हुआ? बाकी लोग क्यों, आप समझ में आया क्यों गलत हुआ आप लोगों का? तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा भी ध्यान देना है कि यहाँ जो बात हो रही थी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में हो रही है, लेकिन यहाँ जो है प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी जो है बोला जा रहा है कि एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट। मतलब एक बार में जो है कोर्स के बहुत बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता है प्रोजेक्शन मेथड से। तो इसका रिलेशन जो है वो इफेक्टिव का कम्युनिकेशन से है ही नहीं। हालांकि एक प्रकार का बैरियर हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडर में कि एक बार में अगर आपको मैं बहुत सारी चीजें जो है प्रोजेक्शन के थ्रू अगर दिखा दूं तो आप जो है थोड़ा सा हम लोग आपस में जो कम्युनिकेट करने में असहज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है ये सही था। समझ में आया सबको? अगला जो है कि 118 की इन इसको भी आप लोग पढ़िए। तो इसके 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। सर शो नहीं एप्लीकेशन कर में रहा जो है आप 2 ऑप्शन और। 18 के क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद 2 ऑप्शन हम ऊपर देख लेंगे। या 1 मिनट रुकिए, मैं इसी में शो करा देता हूँ।
दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? थोड़ा सा छोटा हो गया। एक बार मैं पढ़ देता हूँ कि इन द कंटेस्ट ऑफ द ए क्लासरूम टीचिंग smiles and frowns when used as non-verbal cues tend to perform which of the following basic function? इसका मतलब आप लोग समझ पाए? 118 नंबर का जो अगर आप लोगों में से अभी किसी ने आंसर नहीं किया है, कीर्ति बी बता रही हैं, बाकी लोग मुस्कान ए बता रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू जो है, जब तक आप उसे पीवाईक्यू नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है। जितनी थ्योरी वाली बातें थी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी बातें हमें लगा था कि आप लोगों को बतानी चाहिए, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट करा दी है। लेकिन जितने बार आप जितने प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, जितने साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि हर पेपर में आपको एक नई चीज सीखने को मिल सकती है। तो इसलिए अधिक से अधिक पीवाईक्यू जो है सॉल्व करिए। और इसमें अगर मैं बात करूं तो किसी क्लासरूम में बोला जा रहा है कि स्माइलीज और फ्रॉन्स फ्रॉन्स का मतलब आप लोगों को इसको बताएगा, उस मतलब क्या होता है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आवाज जा रही है सही? आवाज अब सही आ रही है? ओके। जी सर। क्लासरूम टीचिंग में इसको हम लोग देखेंगे। क्लासरूम में जब कोई आपको कोई चीज पढ़ाता है तो टीचर अगर आपसे पूछता है कि क्या सारी चीजें आपको समझ में आई, तो अगर आप वहाँ स्माइल कर देते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, इसे जो है अच्छे से समझ में आई। अगर वहीं आप एक और फेशियल एक्सप्रेशन होता है, फ्रॉन्स उसको बोलते हैं, आप लोग देखिएगा, आप थोड़ा सा अजीब अगर मुंह बना लेती हैं तो जिससे कि उसे लगता है कि इसे जो है नहीं समझ में आया। तो फ्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव है, एच के रूप में देखा, अरे स्माइल जो है एस के रूप में देखा जाता है, और फ्रॉन्स जो है वो नो के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है कम्युनिकेशन में कुछ ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इन्हें जो है सब्स्टिट्यूट फंक्शन बोले जाते हैं। जितने भी इमोजीज और स्माइलीज वगैरह होते हैं, ये एक प्रकार के सब्स्टिट्यूट फंक्शन होते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के जो महत्व को ये बढ़ाते हैं। तो इन्हें जो है ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही था, ये एक प्रकार के सब्स्टिट्यूट फंक्शन होते हैं, मतलब कि चीजों को बढ़ाते हैं। सबको समझ में आया? सर नहीं आया, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? आप अगर बोला जा रहा है कि कोई भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो आप उससे अगर फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अगर आंसर देती हैं तो उसे ये पता चलेगा कि
जितने लेवल तक, जैसे कि आपसे अगर पूछा कि आपका क्या हाल चाल है और आप एकदम मुस्कुराते हुए हंसते हुए बताते हैं कि बहुत बढ़िया, तो उसे लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। अगर यही बोलते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल हो के उसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, तो उसे लगेगा कि आप उतनी ज्यादा खुश नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्माइलीज और जो ये फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे कम्युनिकेशन के महत्व को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक प्रकार के जो है, इसीलिए इन्हें जो है सब्स्टिट्यूट फंक्शन बोले जाते हैं कि स्माइलीज और फेशियल एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है वो एक प्रकार के सब्स्टिट्यूट फंक्शन के तहत देखे जाते हैं। ओके, जी सर। 190 देखेंगे आप लोग कि द प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिव राइटिंग यूजफुल बोथ स्टूडेंट्स और टीचर। सर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ। वन नाइनटी आप लोग देखेंगे। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आज के स्लाइड में है ही नहीं। आप सभी लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे और इसका आंसर जो है किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और प्रिंटिंग इधर हो सकता है महिमा, तो आप ये देख लीजिए कि चारों ऑप्शन में से कौन ज्यादा सटीक सही है। यहाँ हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अगर एनटीए के एग्जाम में इसी तरह से किसी ऑप्शन में कुछ अलग गलत प्रिंट कर दिया है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो सकता है। तो दूसरा है कि ए स्ट्रेस और हाइपरबोल्स ये निगेटिव है, ये जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका यूज जो है हम लोग अपने राइटिंग वगैरह में नहीं करते हैं। तो ए में दिख रहा है और बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद एफ को अगर देखेंगे कि यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इस हिसाब से जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ जो अगर हम देखें तो बी और सी बचा है, तो यहाँ बी में दिया हुआ कि बी सी डी, बी में है लिबरल ओ यूज ऑफ एडजेक्टिव, और सी और डी में दिया हुआ क्लियरिटी और कंसाइजनेस। वहीं अगर इसमें देखें तो सी डी सी, हालांकि बी जो है लिबरल यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये उतना ज्यादा सटीक नहीं सही लग रहा है जितना ज्यादा क्लियरिटी, कंसाइजनेस और करेक्टनेस अगर होता। तो हम यहाँ अपना दिमाग लगा सकते हैं कि सी डी, और अगर आगे यहाँ थिंग दिया हुआ तो यहाँ अगर हो सकता है कि इस ऑप्शन में ई दे सकता था, यहाँ मिस प्रिंट हुआ हो, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही माना जा सकता है। और यहाँ जो है पैराफ्रेजिंग में माना, पैराफ्रेजिंग है ना सर ये 7C हाँ के हाँ अंदर? हाँ हाँ हाँ, पैराफ्रेजिंग के तहत इसको माना जाएगा। तो आप सबको समझ में आया कि कैसे अगर वहां भी आपके एग्जाम में कोई भी आंसर ऑप्शन अगर गलत दिया हुआ है, तो आप वहां ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो सकता था। इस हिसाब से दो ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका जो सही होने का चांस जो है 50-50 हो गया। या तो आप बी को तुक्का मार सकते हैं या सी को तुक्का मारेंगे। इस हिसाब में आधा आधा चांस है कि आप सही आंसर देंगे, आधा चांस है कि गलत आंसर देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
कि यहाँ सी और डी, इसके आगे का अगर थिंग यहाँ दोनों सेम दिया हुआ है तो डी के आगे अगर सही प्रिंट होता तो इसके आगे की चीजें दी जा सकती, जैसे कि ई दिया जा सकता था, एफ दिया जा सकता था। यहाँ की हालांकि एक बार एफ यूज हो चुका है तो चांस कम है कि एफ का यूज दोबारा यहाँ हो। तो इस हिसाब से सी जो है बिल्कुल सही था। तो इसी हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ये भी टेक्निक यूज कर सकते हैं एग्जाम में। जो 20 नंबर हम लोग लिबरल मतलब एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? विशेषण, जहां तक मैं बता रहा हूँ। तो इसका यूज जो ये देखिए तो एक प्रकार का बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस यूज हो गया, नॉर्मल हो गया कि इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि लिबरल यूज ऑफ नाउन, लिबरल यूज ऑफ प्रोनाउन, तो एक प्रकार का नॉर्मल है। ये जो सेंटेंस है वो ऑप्शन ई जो है उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड है। अगर आप किसी चीज को एकदम सही सही लिख रहे हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूट यूज सभी चीजों का करेंगे। ओके, ये ऑलरेडी जो है, हाँ हाँ बताइए। पैराफ्रेजिंग, सर पैराफ्रेजिंग का हम ये एग्जांपल ले सकते हैं क्या? क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो बोलता है कि लिखा होता है राइट इन योर ओन लैंग्वेज। हाँ हाँ वही पैराफ्रेजिंग का मतलब वही होता है। हालांकि यहाँ पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि कम्युनिकेशन के दौरान आप किसी से अगर कम्युनिकेट कर रही हैं उस दौरान उसको अपनी ओन लैंग्वेज में कैसे समझती हैं, और वो अगर उससे किसी को राइटिंग के जरिए कम्युनिकेशन कर रही है तो उसे अपने ओन लैंग्वेज में कैसे लिखती हैं। आपका भी आंसर सही है, वो भी एक प्रकार की पैराफ्रेजिंग है। लेकिन वो जो है वो भी कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप जो लिखेंगी वो एग्जामिनर चेक करेगा, तो वो एक प्रकार का आप उससे कम्युनिकेट ही कर रही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 120 कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सा गलत है। सभी लोग सही जल्दी से आंसर करेंगे। बस सी बता रही है, बाकी लोग ए बता रहे हैं। ओके, या फिर थोड़ा सा आप लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया। ऑप्शन ए तो सबका क्लियर है कि वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है जिसमें आप लोग इम्पर्सनल कम्युनिकेशन आप लोगों ने देखा कि अपनी बात ना करना, अपने साइड की बात ना करना, मतलब कि अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए बात ना करना, वो एक प्रकार का इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। तो अगर क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि टीचर जो है वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ना करे, वो आपका एक एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड बन के बात करे। तो इस हिसाब से जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है वो तो बहुत ज्यादा खराब होने लगेगा ना। टीचर जो है हमेशा टीचर के रोल में ही, और टीचर बन के ही आपसे अगर कोई बात करता है, इस हिसाब से वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, क्लासरूम के लिए इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो
बेस्ट सोल्यूशन नहीं है इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एक बार देखिएगा आप लोग, यहाँ दिया हुआ है कि मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग एक बार पढ़िएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही था। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो क्लासरूम के बाहर अदर थिंग्स पे ये चीजें लागू होती हैं, बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। क्लासरूम में टीचर मेंशन नहीं है तो क्लासरूम में कभी क्लासरूम कोई बिना टीचर के कोई क्लासरूम हो सकता है? 30 लोग टीचर, 30 लोग स्टूडेंट होंगे, एक जो है टीचर होगा तभी तो वो क्लासरूम वहां बोला जा सकता है। तो बच्चे जो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो अपनी भूमिका को भूल सकते हैं, लेकिन जो टीचर है वो अपनी भूमिका को भूल के बच्चों से बात नहीं कर सकता है। वो हमेशा वहाँ एज ए टीचर ही रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ यही दिया हुआ है कि टीचर जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन में इम्पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, वो हमेशा पर्सनल कम्युनिकेशन ही करेगा, अपने आप को ध्यान में रखते हुए बच्चों से बात करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के एज ए फ्रेंड बन के बात करने लगे, तो इस तरीके से जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है और खराब हो जाएगा। तो ये जो है 120 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो कीर्ति ने सही दिया था, प्रभा ने सही दिया है, बाकी लोगों ने ए बोला था। आप लोग थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा ध्यान गहराई से पढ़िए, और हालांकि यहाँ बस हिंदी और इंग्लिश है, इंग्लिश में है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में होता तो ये दोनों मिला के अगर आप पढ़ते तो थोड़ा सा इजी होता। 121 पे ध्यान देंगे कि efficacy of written communication depends upon। ऑप्शन ABCD है, ध्यान दीजिए थोड़ा सुरभि, एफ नहीं है ऑप्शन में। ये इन चारों में इस मतलब कि 6 में से बताना है कि कौन कौन से जो है। उनकी सी बता रही है, प्रभा सी बता रही है, और महिमा सी बता रही है, मुस्कान डी बता रही है, निकिता सी बता रही है। ओके, हम लोग देखेंगे कि सी और डी में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। तो सी और डी वाले अगर देखें, जिन्होंने डी आंसर दिया है वह ई और एफ दोनों है, तो इस हिसाब से यूज ऑफ स्ट्रांग वर्ड और यूज ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन लग रहा है? ई सही लग रहा है कि एफ सही लग रहा है? यूज ऑफ स्ट्रांग वर्ड मतलब कि जहां अगर किसी छोटे शब्द की जरूरत हो तो वहां हम एक बहुत बड़े शब्द की, बहुत मजबूत शब्द की का यूज करें राइटिंग में, तो वो ज्यादा सही है कि जहां जैसा वर्ड हमें चाहिए उस हिसाब से वर्ड यूज करें। इफेक्टिव वर्ड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा सही है। ई गलत है, तो ई यहाँ जो है गलत हो जाएगा, और बाकी जो इसमें दिया हुआ है सी और डी, तो सी का मतलब है कि एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। एक बार आप मैसेज राइट करिए, आवाज सही जा रही है क्या आप लोगों के पास? यस जी। ओके, एक बार अभी मैंने बताया कि एक बार मैसेज राइट करिए और देखिए कि ये जो है यहाँ सुटेबल नहीं है, तो उसके बाद उस मैसेज को एडिट करिए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा उस मैसेज को। और डी जो है कि वर्बिटी इन सेंटेंस, मतलब कि आपके सेंटेंस में जो है वर्बिटी का मतलब यहाँ क्या हो सकता है?
ऑर्बिटी का हिंदी अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट में चेक करता हूँ। संक्षिप्त। हाँ हाँ, बॉर्बिटी का मतलब होता है कंसाइजनेस। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है सबसे ज्यादा सुटेबल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 122 हम लोग देखेंगे। द कॉन्सेप्ट एक्शन ऑफ सिलेक्शन इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। सुरभि भी बता रही है, मनोरमा भी बता रही है। आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन जो है आज के यूट्यूब पे जो है मैंने पोल में पोस्ट किया था, और इसका एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है। आप लोग वहां जाके एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। द concept of fraction of selection in the classroom communication is determined by the expectation of rewards related to। तो ये बता रहे हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसका जो है सोल्यूशन जो है आप जाके अभी यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा, वहाँ एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है और वहाँ जो है पोल भी करिएगा आप लोग, और जब पोल करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है आपको ऑटोमेटिक वहीं दिख जाएगा। ओके, अगला अगर क्वेश्चन शायद आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो शो नहीं कर रहा है। राधा देख रहे हो। ये भी शो करेगा, 1 मिनट। अब दिखा आप लोगों को ये 123 नंबर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पांचों क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे। यहाँ सीक्वेंस बताना है। सभी लोग आंसर कर रहे हैं बी। ओके, हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते समय एक चीज देखेंगे कि एक स्कॉलर है जिसका नाम है कटलिप, CUTLIP। ये 1952 ईस्वी में एक बताते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है। ओके, तो ये सबसे पहले बोलते हैं कि क्रेडिबिलिटी आती है कि आप जिससे कम्युनिकेट करना चाहते हो उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि हम इससे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इनका है क्रेडिबिलिटी। दूसरा पॉइंट जो है कॉन्टेक्स्ट, कि क्रेडिबिलिटी अगर हमें आपसे है, आपके ऊपर हमें विश्वास है, तो हम एक कॉन्टेक्स्ट खोजेंगे कि हमें आपसे इस संदर्भ में बात करनी है। ओके, संदर्भ के बाद अपना मैं कंटेंट तैयार करूंगा कि मुझे आपसे ये बात करनी है। ओके, इसके बाद जो है कंटेंट जब तैयार करूंगा तो मैं उसमें देखूंगा कि क्लियरिटी है या नहीं है, ये मैं देखूंगा। कंटेंट के बाद आता है क्लियरिटी। इसके बाद मैं जब इसे आपके पास जब डिलीवर करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो है कंसिस्टेंसी जो है क्या नाम है, क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी इसमें बरकरार रहे, मतलब मैसेज जो है आपको एक फ्लो में पहुंचे। और इसके बाद जो आता है, इन्होंने बताया कि चैनल के बाद आता है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, मतलब कि आप जिससे बात कर रही हैं उसकी क्या कितनी कैपेबिलिटी है, आपके वो मैसेज को कितना वो जो है डिकोड कर पा रहा है। तो ये जो कटलिप जो है 1952 इसमें ये सीक्वेंस बताते हैं कि सबसे पहले क्रेडिबिलिटी आता है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट के बाद कंटेंट आता है, कंटेंट के बाद क्लियरिटी आती है, क्लियरिटी के बाद कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी आती है, उसके बाद चैनल आता है, चैनल के बाद जो है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस आता है। तो एक सीक्वेंस इन्होंने बताया है। और इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर दीजिए कि उस सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा आंसर जो ज्यादा सही है। महिमा सी बता रही हैं। ओके, सर डी, तो सी वाला ऑप्शन। कीर्ति सी बता रही हैं, कीर्ति सी बता रही है, महिमा सी बता रही है, बाकी लोग प्रभा सी बता रही है। ओके, मनोरमा सी बता रही है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी जो मैंने बताया कि कटलिप का जो सीक्वेंस है, एक बार आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले वो बताते हैं कि क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के बाद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद जो है क्लियरिटी, क्लियरिटी के बाद कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, इसके बाद चैनल, चैनल के बाद जो है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। इतना जो सीक्वेंस वो बताते हैं किसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। डी का मतलब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ बिलीव, जिसको हम लोग क्रेडिबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है ई का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ दे दिया है, तो इसके बाद ये आता है। इसके बाद अगर आते हैं तो प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, और इसके बाद बी है मैसेज क्लियरिटी, इसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है कंसिस्टेंसी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है कि मेनी वॉइस वन वर्ड कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी टुडे एंड टुमारोज यूनेस्को नोन एज द मैकब्राइड कमीशन इज अबाउट। यहाँ अगर हम लोग कम्युनिकेशन का चैप्टर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। सुरभि बता रही है डी। ओके, ये थोड़ा सा आपने समझने में दिक्कत कर दिया कि यहाँ दिया हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो कम्युनिकेशन चैप्टर अगर आप सॉल्व करिए तो यहाँ इसका कोई यूज है नहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। इस हिसाब से बी ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकती थी। ऑप्शन बी और डी वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें है एडीई, ए में एडीई, तो ए जो है
द नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये सही है। डी को अगर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, और ई को अगर देखा जाए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और वहीं सी को अगर हम लोग देखेंगे तो ए जो है सही है। इसके बाद इसमें सी दिया हुआ है, तो सी का मतलब है कि डिसआर्मामेंट एंड द वर्ल्ड पीस, इसका भी मतलब किसी कम्युनिकेशन से नहीं है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो सकता था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो ये रहा आज का क्लास। कम्युनिकेशन का हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी देखा, और मैं आपको आज कथन और रीजन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन जो है कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं और किस